नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के लिए साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं साथियों। तो आप वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और अपने तैयारी को दोस्तों बेहतरीन करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए ऐसे प्रश्नों को रखे गए हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो कम समय में दोस्तों इन प्रश्नों को आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। वीडियो को दोस्तों आप कंटिन्यू जरूर देखिए ताकि सभी प्रश्न आप अच्छे से समझ सके और अपने तैयारी में दोस्तों एक बेहतरीन रूप दे सके। तो बिना समय गंवाए चलते हैं आज की प्रश्नों की ओर। उससे पहले दोस्तों, यदि आप मेरे YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे ज़रूर जुड़ जाइए ताकि प्रतिदिन दोस्तों आपकी इस YouTube चैनल में अपनी तैयारी को बेहतरीन करने के लिए वीडियो उपलब्ध कराई जाती है, तो उससे आप अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सके। सारा कुछ PDF पाने के लिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं प्रश्नों की ओर। आज का आपका पहला नंबर प्रश्न है साथियों, लाल रक्त कण रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पल्स का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अस्थि मज्जा में। उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर देख सकते हैं आप, लाल रक्त कण का जीवन काल आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों 80 से 120 दिन इसका जीवन काल होता है, आप याद रखेंगे। लाल रक्त कणिका का दोस्तों RBC, ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगले नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, श्वेत रक्त कण अर्थात WBC का जीवन काल कितना होता है? तो 1 से दोस्तों 4 दिन का जीवन काल ही होता है मात्र श्वेत रक्त कणिकाओं अर्थात WBC का। उसके बाद अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है, श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? तो ल्यूकेमिया कहा जाता है दोस्तों। श्वेत रक्त कण को ल्यूकेमिया कहा जाता है, आप याद रखेंगे। उसके बाद अगले नंबर प्रश्न देख सकते हैं, लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? तो एरिथोसाइटस दोस्तों, क्या कहा जाता है? एरिथोसाइटस, आप इसे भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले नंबर की ओर। अगले नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, शरीर का ताप नियंत्रित होता है। तो शरीर का ताप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? हाइपोथैलेमस इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? हाइपोथैलेमस। तो इसे भी आप याद रखेंगे। उसके बाद अगला नंबर प्रश्न है, अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर जो होता है दोस्तों, यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा होता है दोस्तों? तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा होता है? तो दोस्तों ग्रुप ओ ग्रुप का जो रक्त होता है दोस्तों वो यूनिवर्सल डोनर होता है। यूनिवर्सल डोनर अर्थात कोई भी रक्त समूह में वो अपना रक्त को डोनेट कर सकता है और दोस्तों उससे कोई भी हानि नहीं पहुंचेगी। और दोस्तों उसके बाद दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है, मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह कौन सी होती है? यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन सा होता है दोस्तों? सर्वग्राही रक्त समूह अर्थात सभी रक्त उसमें आ सकते हैं, मिल सकते हैं, इससे भी व्यक्ति को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो AB ग्रुप दोस्तों, AB रक्त समूह जो होगा ये यूनिवर्सल रिसेप्टर कहलाता है, सर्वग्राही कहलाता है। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर की ओर। अगले नंबर में आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, रक्तचाप अर्थात ब्लड प्रेशर को किससे मापा जाता है? जिससे मापा जाता है उस यंत्र का नाम क्या है? तो दोस्तों यह भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे याद जरूर रखिएगा दोस्तों। और ऐसे ही प्रश्नों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे ज़रूर जुड़ जाइए। और दोस्तों यदि आपको लग रहा है कि ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है जो कि हमने आपके लिए सेलेक्ट करके लाए हैं, यदि दोस्तों ये सब कुछ आपको पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को भी लाइक ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों सिप्मो मैग्नोमीटर से ब्लड प्रेशर को मापा जाता है दोस्तों, इसे आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले नंबर प्रश्न की ओर देख सकते हैं आप, ब्लड ग्रुप ब्लड बैंक कहलाता है दोस्तों। ब्लड बैंक प्रश्न में पूछा जा रहा है दोस्तों, ब्लड बैंक कहलाता है। तो दोस्तों स्प्लीन अर्थात प्लीहा को ब्लड ग्रुप के नाम से जाना जाता है। साइंस के दोस्तों एक काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्प्लीन अर्थात प्लीहा को ब्लड बैंक के रूप में जाना जाता है दोस्तों। उसके बाद अगला नंबर है आपका, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। तो दोस्तों मुख्य गुहा से ही भोजन में दोस्तों उसका पाचन प्रारंभ हो जाता है। भोजन का पाचन दोस्तों मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। हमारे मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है एवं दोस्तों कुल 32 दांत होते हैं
जिसमें दोस्तों 20 मिल्की टूथ अर्थात दुधिया दांत होते हैं। और दांत दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं, इंसाइजर, केनिंग, मोलर, प्रीमोलर दोस्तों, तो आप उसे भी याद रखेंगे। उसके बाद अगला नंबर है आपका, नेक्स्ट नंबर में आपसे पूछा जा रहा है बचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन अर्थात छोटी आंत में दोस्तों। यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसकी यदि लंबाई पूछ लिया जाए, हालांकि कई बार पूछी भी गई है कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो 6 से 8 मीटर तक की लंबाई होती है। किसकी दोस्तों? छोटी आंत की। तो इसे बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। छोटी आंत में भोजन का अवशोषण होता है, अर्थात दोस्तों इसका संपूर्ण अवशोषण छोटी आंत में होता है, जिसकी लंबाई 6 से 8 मीटर होती है। अगला नंबर है आपका, पित्त अर्थात बाइल का स्रवन जो होता है कहाँ से होता है? तो दोस्तों यकृत इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पित्त का स्रवन जो दोस्तों होता है लीवर से होता है, यकृत से होता है। और दोस्तों साथ ही साथ ये भी जान लीजिए आप कि लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है दोस्तों? हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। और सर्वाधिक पुनरुद्ध भवन की क्षमता, कौन सी क्षमता दोस्तों? पुनरुद्ध भवन। सर्वाधिक पुनरुद्ध भवन की क्षमता दोस्तों लीवर के पास होती है, अर्थात दोबारा ठीक हो जाने की क्षमता लीवर के पास होती है। और दोस्तों सबसे कम पुनरुद्ध भवन की क्षमता, अर्थात एक बार अगर डैमेज हो जाए, एक बार उसमें आघात हो जाए तो ठीक होने की संभावना बहुत कम है, वह है दोस्तों हमारा सिर अर्थात मस्तिष्क। मस्तिष्क दोस्तों अगर एक बार हमारा आघात हो जाता है, उसमें प्रहार हो जाता है दोस्तों, तो वो काफ़ी मुश्किल से ठीक हो पाता है। इसलिए दोस्तों आपको वाहन चलाने के लिए हेलमेट की अति आवश्यकता होती है। आपको वाहन हमेशा हेलमेट पहन के ही चलाने को कहा जाता है। सबसे अधिक पुनरुद्ध भवन की क्षमता यकृत में और सबसे कम मस्तिष्क में, याद रखेंगे आप। तो अगले नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है विटामिन ए संचित होता है कहाँ पे होता है? तो दोस्तों यकृत में ही होता है। विटामिन ए कहाँ पे संचित रहता है, भंडारित रहता है? तो यकृत आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके अलावा दोस्तों विटामिन ए का सर्वाधिक अच्छा स्रोत किसे माना जाता है? सर्वाधिक अच्छा स्रोत किसे माना जाता है? इसका जवाब आप कमेंट में देंगे दोस्तों। इसका जवाब कहाँ देंगे दोस्तों? कमेंट में देंगे। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है आपका शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो जैसे कि आपने ऊपर जाना कि यकृत है दोस्तों, और सर्वाधिक पुनरुद्ध भवन की क्षमता भी इसी में होती है। उसके बाद अगले नंबर में आप देख सकते हैं सबसे छोटी ग्रंथि पूछ ली गई है। तो दोस्तों आपका हो जाएगा पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है, जिसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, जिसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं अगले नंबर की ओर। अगले नंबर में आपसे पूछा जा रहा है मनुष्य में पसलियों अर्थात रिब्स की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों यह होती है 12 जोड़ी अर्थात 24 दोस्तों। 12 जोड़ी ही आपके ऑप्शन में रहेंगे, तो आप 12 जोड़ी ही याद करके जाइएगा। उसके बाद अगला नंबर है आपका शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों एक युवक में अर्थात एक वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां होती है। लेकिन दोस्तों शिशु अवस्था में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 300 होती है। ठीक है दोस्तों, बाल्यावस्था में 300 होती है शिशु अवस्था में, और एक वयस्क में 206 हड्डियां होती है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला नंबर है आज का यह प्रश्न आपका अंतिम नंबर प्रश्न है। आज का आपका अंतिम नंबर प्रश्न है मानव शरीर में दोस्तों मांसपेशियों की संख्या अर्थात मसल्स की संख्या कितनी होती है? यह भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी संख्या 639 होती है दोस्तों। कितनी होती है? 639 होती है, आप याद रखेंगे। तो दोस्तों यह आपका अंतिम नंबर प्रश्न था। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे ज़रूर जुड़ जाइए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।